नमस्कार बच्चों। तो यहाँ से हम लोग अपनी प्रश्नावली 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं और पिछली वाली वीडियो में हम सारा बेसिक कवर कर चुके हैं, तो वो एक बार आप जाके देख लेना जितना भी इस चैप्टर में आपको समझना है। ठीक है, चलो तो देखो पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ यार, आप यहाँ पर फोटो वोटो में डाल दूंगा तो उसमें से देख लेना। ठीक है, चलो तो देखो मैंने आकृति जो 9.1 है ना वो बना रखी है। पहले क्वेश्चन में जो आकृति है हमारी वो बना रखी है। देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है भाई। ठीक है, कोई भी एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 20 मीटर लंबी कोई डोर है जिस पर वो चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। अब क्योंकि जो डोर है भाई तो वो थोड़ी सी मतलब जो रस्सी वस्सी होती है वो थोड़ी झुक जाती है ना इस तरीके से, अगर आप बांध दो तो उसे। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल तनी हुई है, बिल्कुल सीधी नज़र आ रही है हमें। ठीक है, यानी कि ये जो रस्सी है इस तरीके से तान रखी है इन्होंने। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, यानी कि भूमि पर सीधे लगे खंबे का मतलब क्या है कि भूमि के साथ ये जिस खंबे का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब मुझे ये बात पता चल गई कि भाई इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी कि ये जो डोर है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और स्टार्ट होने के बाद सीधा यहाँ पर आके इसने बांध रखी है, यानी कि खंबे का जो शिखर है मतलब टॉप पॉइंट है वहाँ से इन्होंने बांध रखी है, बिल्कुल तान रखी है यहाँ से। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ, यानी कि भूमि का जो स्तर है ये वाला जो आपका भूमि का स्तर है, भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी कि ये आपकी डोर हो गई भाई, ये आपकी डोर हो गई, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों के बीच में? 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको खंबे की ऊंचाई ज्ञात करके बतानी है। ठीक है, यानी कि आपको इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी वो निकाल के बताना है। तो मैं इसकी ऊंचाई को h मान लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखना है आपको कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो देखो कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या मान सकते हैं, या क्या होती है कोण के सामने वाली भुजा? ये हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है आपको। ये वाली साइड कौन सी होती है? इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये चीज़ हमें दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है भाई? पहले तो हमें दे रखा है h, या जिसको मैं AC भी लिख सकता हूँ। AC बराबर में h बराबर में कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है मुझे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझसे पूछी क्या है? AB बराबर हाइट, यानी कि मैंने इसको h लिखा है ना, स्मॉल h, मतलब हाइट निकालनी है इसकी ऊंचाई, और ये हमें निकाल के दिखानी है इनको। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें P भी आता हो और H भी आता हो। तो बस बेसिक फार्मूला से हो जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला यही होता है P/H। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके अंदर, बहुत आसान था। ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पर साइन थीटा बराबर P/H। इस त्रिभुज के अंदर लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P की जगह पर देखो क्या लिखना है हमें? H लिखना है। तो मैंने P की जगह पर छोटा h लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? P की जगह पर मैंने छोटा h लिख दिया। उसके बाद मुझे इसके यानी कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण की जगह पर मुझे क्या लिखना है? AC लिखना है। तो मैंने भाई AC लिख दिया। अब ज़रा इनके मान यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी अभी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल जो बनवाया था पिछली वाली वीडियो में वो देख लेना, तभी बोल रहा था ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई हमारी 1/2, h बटे में यहाँ पर आ गया 20। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 20 जो होगा ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 20 बटे में 2 बराबर में h। आंसर क्या आ गया कट के? आंसर आ गया 10 मीटर। यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? 10 मीटर है। लो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन मिलते हैं इस चैप्टर में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना ये चैप्टर टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको ये सब चीज़ें लगानी आनी चाहिए। मेरे को कैसे पता चला कि भाई मेरे को साइन ही लगाना है ना? मेरे को साइन ही लगाना है क्योंकि यहाँ से, क्योंकि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना था जिसमें P/H आता हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम इसमें कॉसेक भी लगा सकते थे, है ना? H/P तो उसमें भी आता है ना, मतलब हमने कॉसेक थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था? H/P। तो आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। आंसर उससे भी सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप चाहो तो ये लगा लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलो अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमसे कह रहा है कि आंधी आने के बाद जो एक पेड़ है ना वो टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक पेड़ की बात करें तो भाई एक पेड़ जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए जैसे आप बचपन में बनाते थे, ऐसे करके ये वाला जो पेड़ बनाते थे, ये आप पेड़ बना लिया आपने एक। ठीक है, ये एक पेड़ हो गया। अब पेड़ जो है ज़मीन पर सीधा खड़ा होगा, यानी कि पेड़ का जो कोण होगा इसके साथ वो 90 डिग्री का होगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं इस पेड़ को सिर्फ एक लाइन की तरह आपको बना के दिखाऊंगा। ये एक पूरा एक लाइन को आप पेड़ मान के चलो कि ये जो लाइन हमने बनाई है ये पेड़ है। ठीक है, तो अब ये ज़मीन पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, यानी कि ज़मीन के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है।
इतनी बात क्लियर हुई। अब यार आंधी आने के बाद ये जो पेड़ है ये कहीं से टूट जाता है, मान लेते हैं कि हम ये यहाँ से टूट गया। अब टूटने के बाद जो ज़मीन पर ही गिरता है, अब देखो ये वाला जो भाग होगा, जैसे मान लो आपके पास कोई लकड़ी है, आपने उसको यहाँ से तोड़ दिया, तो ये ऊपर वाला भाग नीचे मुड़ जाएगा इस तरीके से। देखो यहाँ से ऐसे हो जाएगा ना ये भाग इस तरीके से, तो ये जो ऊपर वाला पूरा भाग होगा, ये पूरा ऊपर वाला, ये भी तो नीचे आके गिरेगा इस तरीके से, है ना। ये जो ऊपर वाला भाग, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला भाग होगा ये नीचे आके गिर जाएगा। समझ में आया ना आप लोगों को। यार कोई भी लकड़ी है आपके पास, ये लकड़ी हुई है, आपने उसको यहाँ से काट दिया, तो ये वाला जो भाग होगा नीचे की तरफ ही तो गिरेगा। मतलब ये आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा टूटा हुआ, है ना। अगर मैं ये पेन है, ये जो पेन है, मैं अगर इसको ऐसे तोड़ दूँ, यहाँ से तोड़ दूँ, तो ये अलग अलग दो टुकड़े हो जाएंगे ना इसके, इस तरीके से तो बन जाएगा ये, है ना। तो ये हमने पेड़ को वो मान लिया। अब मैं इस बिंदु को ए मान लेता हूँ, ये बिंदु हमारी बी हो गई और ये बिंदु हमारी सी हो गई, ठीक है। और इस बिंदु को हम डी मान लेते हैं, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ये बोल रखा है कि इसका जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। बिल्कुल सही बात है कि इसका शिखर है ज़मीन को छुएगा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि इसने इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया भाई। इसने इसका जो शिखर था, यानी कि जो पेड़ का ये वाला जो भाग है, अब जब ये टूटेगा तो ये बिल्कुल ज़मीन पे जाकर ही तो गिरेगा, ये पेड़ नीचे जाकर गिर जाएगा इस तरीके से। और इसके शिखर के साथ ये वाला ये जो शिखर होगा, ये ज़मीन के साथ क्या बना लेगा, 30 डिग्री का कोण बना लेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद ये है कि पेड़ के पाद बिंदु की जो दूरी है, पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ जहाँ से शुरू हुआ है, ये इसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ से ये ज़मीन को टच कर रहा है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो इस बिंदु से लेकर जहाँ पर ये गिरा, मतलब इस बिंदु से लेकर जहाँ पर ये गिरा वहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। और हमसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई बताओ भाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी है इस बार। तो यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए मतलब मेरे से ये पूछा गया कि आप ये चीज़ बता दो पूरी, है ना, ये लंबाई हमें निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि मुझे क्या निकालना है, सबसे पहली बात मुझे निकालना है BD, पेड़ की लंबाई। समझ में आया ना, क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को। BD निकालना है भाई, क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो BD अब देखो निकलेगा कैसे। अब यार ये बीच में से टूट चुका है और ऊपर से पहली बात यह है कि आप जब भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो आप सिर्फ त्रिभुज के अंदर ही लगा सकते हो। त्रिभुज के बाहर की तरफ कोई भी भुजा, जैसे ये भुजा निकल रही है, ये भुजा निकल रही है, ठीक है, कहीं से भी कोई भुजा निकल रही है तो उसमें उसका कोई रोल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। मेरा कहने का मतलब अभी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले तो मैं BD को लिख रहा हूँ भाई, AB + AD। मैंने BD को लिख लिया AB + AD, इतनी बात समझ में आई। अब मैं ज़रा इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग करके बना रहा हूँ, ठीक है। मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा अलग करके यहाँ पर बना देता हूँ। ये हमारा त्रिभुज हो गया जिसमें मैंने ऊपर का हिस्सा हटा दिया। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। ये आपका B हो गया, ये C हो गया और ये A हो गया। ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC। समझ में आया ना आप लोगों को, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC। यहाँ से एक बात और ध्यान से समझनी है आपने कि ये जो ऊपर वाला भाग होगा यार, ये ऊपर वाला भाग, ये ऊपर वाला भाग इसके बराबर होगा, है ना। ये ऊपर वाला भाग इसके बराबर होगा ना यार। जहाँ से भी टूटा होगा, जितना हिस्सा टूटा होगा, मान लो पेड़ जो है 10 मीटर का है, मान लेते हैं कि जो हमारा पेड़ है वो 10 मीटर का है, इसमें से 3 मीटर टूट गया तो 7 मीटर ये बचा नीचे और 3 मीटर जो होगा वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। यानी कि जो ऊपर वाला 3 मीटर था, ये 3 मीटर जो हिस्सा था वो तो नीचे आ गया ना अब। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये भी होगी। समझ में आई आप लोगों को बात, जितनी लंबाई बच्चों ये होगी उतनी ही लंबाई ये भी तो होगी। तो कहने का मतलब हुआ कि AD जो हो गया हमारा वो बराबर में AC हो गया। इस तरीके से हम BD यानी कि पेड़ की ऊंचाई को AB + AC भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई AD और AC बराबर है तो हम AB + AC लिख सकते हैं BD को। समझ में आया ना अच्छे से यहाँ तक। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो हमारा जो BD हो गया वो AB + में AC हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखो मुझे निकालना क्या क्या है। मुझे सिर्फ BC दिया हुआ है 8 मीटर, मुझे AB भी चाहिए और AC भी चाहिए, क्लियर। दोनों चीज़ें चाहिए मुझे, AB भी निकालना है और AC भी निकालना है, क्योंकि दोनों को प्लस करे बिना या दोनों के बिना मैं आपका जो क्या नाम, मतलब ये कह सकते हो हम पेड़ की ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं। दोनों को प्लस करे बिना हम पेड़ की ऊंचाई निकाल ही नहीं पाएंगे, है ना। क्लियर हुआ अच्छे से। चलो तो अब काम शुरू करते हैं। ये हमारा 30 डिग्री का कोण है और हमें ये जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, उसके ऊपर वाली जो भुजा वो होती है हमारा कर्ण, ठीक है। तो अब आपको लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है, सिर्फ आपको केवल आधार दिया हुआ है। तो ऐसे कौन से फॉर्मूला है जिसमें आप दोनों में से पहले कोई भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो ये पहले निकाल सकते हो, ये पहले निकाल सकते हो, मैं ये पहले निकाल रहा हूँ। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपका लंब भी आता हो और
हमारा जो आधार है वो भी आता हो। कहने का मतलब ये है कि या तो P अपॉन B आता हो या B अपॉन P आता हो। तो हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर में P अपॉन B, यानी कि लंब बटे में आधार, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं त्रिभुज ABC में। तो भाई कोण कितना बन रहा है इसमें 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री लिख दिया मैंने, बराबर में P कितना है हमारा, P तो हमें निकालना ही है तो मैंने इसको P लिख दिया। या चाहो तो आप इसकी जगह पर AB लिख दो, क्योंकि हमने फॉर्मूला में वहाँ पर इसमें हमने AB लिखा है ना, इसलिए यहाँ पर हम AB लिख देते हैं, AB और अपॉन में B कितना है हमारा BC है। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, तो tan 30 बराबर में AB तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, BC है हमारा 8। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना। तो √3 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB और बटे में 8, ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा AB का, AB हो गया बच्चों हमारा 8 बटे में √3। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, AB बराबर में 8 बटे में √3, ये हमारा आंसर हो गया, AB की वैल्यू आ गई। अब हमें BD निकालना है, तो BD निकालने के लिए मुझे AC भी चाहिए, मुझे AC भी तो चाहिए है ना। तो हमने तो सिर्फ अभी AB निकाला है ना। और एक ज़रूरी बात और, कि जब भी बच्चों आपका इसमें नीचे रूट का नंबर आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर में नीचे अगर हर बोलते हैं ना इसको हिंदी में, अगर नीचे रूट वाला नंबर आ जाए तो आप इसका परिमेयकरण कर दोगे। ठीक है, अब ये परिमेयकरण क्या होता है, बहुत आसान सी चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। जो आपका नीचे लिखा है ना, उसी से ऊपर वाले को भी, उसी से नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ। तो परिमेयकरण, नीचे क्या लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है ना, तो मैं ऊपर भी √3 से गुणा करूँगा, नीचे भी √3 से गुणा करूँगा। समझ में आया ना, इसको परिमेयकरण करना कहते हैं। जो नीचे लिखा है उसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो। लेकिन हाँ, अगर इसके साथ कुछ प्लस माइनस में होता तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि अगर यहाँ जो भी नंबर है उससे हम ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि √a गुणा में √a, दोनों का आंसर रूट से रूट हट जाता है, सिर्फ a आ जाता है ना। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, पहले तो ये हो जाएगा ऊपर 8√3 और अपॉन में आंसर आ जाएगा 3, अपॉन में 3। तो ये आपका जो AB है उसका मान आ गया 8√3 अपॉन में 3 और आंसर में मीटर। इतनी बात समझ में आई। अब हमें AC भी निकालना है भाई, तो AC कैसे निकालेंगे, तो AC के लिए देखो, अब AC जो है हमारा, AC हमारा किसका काम कर रहा है, हमारे कर्ण का काम कर रहा है। तो अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें, या तो देखो अब तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई ना, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, या तो P लगा सकते हो, मतलब P अपॉन H लगा सकते हो, या B अपॉन H लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो हम B अपॉन H यानी कि कॉस से, क्योंकि हम साइन वाला एक क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं आपको इसको कॉस से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कॉस थीटा बराबर में होता है B अपॉन H। इसका मतलब हुआ कि BC अपॉन में जो हमारा AC है वो। ठीक है, AC हमें निकालना है, BC हमें दे रखा है। कॉस जो हमारा कोण होता है वो हम यहाँ लिखेंगे, cos 30 बराबर BC कितना दे रखा है हमें, नहीं दिया हुआ, तो सॉरी BC तो दे रखा है, सॉरी BC हमें दे रखा है 8 और AC हमें निकालना है। तो अब ज़रा cos 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो जो cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है √3/2 बराबर में 8 बटे में AC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि AC निकालने के लिए इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, बाकी सबको नीचे। तो ये हो गया AC बराबर में 8 गुणा में 2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से, और अपॉन में √3 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा 16 बटे में √3। और मैंने आपको क्या समझाया अभी कि रूट वाले नंबर्स को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो इसका भी परिमेयकरण करना पड़ेगा भाई हमें, है ना। इसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो नीचे जो भी नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो ये हमारा परिमेयकरण हो गया, है ना। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 16√3 और अपॉन में यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये AB की भी वैल्यू आ गई भाई आपके पास, सॉरी AC की भी वैल्यू आ गई और AB की भी वैल्यू है। हमने BD को क्या लिखा था, BD जो थी हमारे पेड़ की पूरी ऊंचाई थी ना, मतलब अगर हमें पेड़ की जो ऊंचाई थी भाई, ये वाली जो ऊंचाई निकालनी थी, ये AC के बराबर तो थी, BD के बराबर पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेड़ की ऊंचाई तो थी हमारी। समझ में आया ना, ये पेड़ की ऊंचाई थी। तो पेड़ की ऊंचाई को हमने क्या लिखा था, देखो क्या लिखा था हमने, AB प्लस में AC, AB प्लस AC। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई, दोबारा लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा इसको, AB प्लस में AC। अब ज़रा AB का मान यहाँ पर लिख दो। AB का मान क्या आया था, देखो ये निकाला था हमने, AB का मान ये रहा 8√3/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8√3/3, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, और प्लस AC का मान ऊपर ही लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 16√3/3। तो 16
√3/3। अब नीचे वाला नंबर सेम है दोनों का, तो हमारा जो एलसीएम है वो लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ऐसे के ऐसे जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया 8√3 प्लस 16√3। अब देखो रूट वाले नंबर, अगर इनमें ये वाला जो नंबर है यानी कि रूट के अंदर नंबर अगर दोनों में सेम है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे x प्लस एक्स, जैसे x वाले नंबर जुड़ जाते हैं, जैसे 3x होता और यहाँ 2x होता तो ये 5x हो जाता। इसी तरीके से रूट में अगर सेम नंबर है ना दोनों तरफ, मान लो यहाँ √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये 5√2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर है a√3, जैसे मान लो ये a√3 है और यहाँ पर है यहाँ पर हम मान लेते हैं a या b मान लो, ठीक है, b मान लो, तो ये हो जाएगा आपका b√3। ये ऐसे मान के रख लेते हैं कि भाई a√3 प्लस b√3 है, तो ये हो जाता है हमारा a प्लस b और √3, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। तो वही चीज़ है कि दोनों नंबर जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 24√3 और अपॉन में 3। अब 3 से ये कट गया, कितनी बार कट गया, 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 8, तो आ गया हमारा 8√3 मीटर। तो ये हमारे पेड़ की ऊंचाई है भाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8√3 मीटर है। अब जिस बच्चे का मन करे √3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करने का, वो इसको सॉल्व भी कर सकता है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी 100% आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना था? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे आगे।